दोस्तों ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का पहला वीडियो है। आज से हम लोग इस सेट की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दिया था आप सभी को बनाने के लिए। पहले उस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन करेंगे और उसी से शुरुआत करेंगे जो आपके बोर्ड पे यहाँ लिखे गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। तब उसके बाद इस सेट की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन दिया है एक आपके स्क्रीन पे ये ऐसा फिगर गया होगा। इस फिगर में देखिए क्वेश्चन पूछा है इसका माध्य अंक बताइए। माध्य अंक का मतलब होता है ना कि औसत अंक बताना है। तो इस तरह का एक बारंबारता के रूप में इस तरह का अगर आपको चार्ट दिखाई दे तो इसका माध्य निकालने के लिए यानी औसत अंक निकालने के लिए टोटल संख्याओं का योग करना पड़ेगा और टोटल छात्र के संख्या से भाग देना होगा, तब जाकर यह माध्य अंक निकलेगा। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 2 है, यहाँ दो संख्याएं हैं। ये यहाँ से यहाँ तक दिया है, एक्यूरेट डाटा नहीं दिया है कि हम औसत बराबर, हम जानते हैं कि माध्य या औसत दोनों एक ही चीज होता है। तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अब बट्टा में होता है कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग करने के लिए ये छात्र की संख्या है और ये औसत अंक दिया है, तो पहले इसको कुल में चेंज करेंगे। तो यहाँ 2 अंक है, एक अंक कैसे लाएंगे क्योंकि एक अंक से ही इसमें गुना होगा ना। तो आप ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे ना, पहले इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 2 0 2 यानी कि 3 में हम किससे गुना करेंगे, तो 2 0 2 और 2 में 2 से भाग देंगे, 0 और 2 को जोड़ देंगे 2 से भाग, तो 2/2 यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना होगा। फिर इसको भी जोड़ के 2 से भाग देते, 4 और 2 6, 6 का आधा करेंगे तो 3, 3 में 4 से गुना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 4 10 का आधा 5, 5 में 1 से गुना कर लेंगे। फिर यहाँ पे 8 6 14 आधा 7, 7 में 1 से गुना करेंगे। फिर 10 8 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, 9 में फिर 1 से गुना करेंगे। अब 12 10 22 11 आएगा आधा इसका, 11 में 0 से गुना कर लेंगे। ये हो गया हमारा कुल संख्याओं का योग, ठीक है। तो और कुल संख्या, तो कुल संख्या है 4 3 7 1 8 1 9 1 10 0, 10 से भाग दे देंगे, यही आपका औसत दे देगा, ठीक है। और जो देखिएगा ये जो भी आएगा इस ऑप्शन से टच करेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, 3 एकम 3 4 3 12 5 एकम 5 7 एकम 7 9 एकम 9 11 0 0 बट्टा में हो जाएगा 10, यानी 12 3 15 5 20 7 27 और 9 36 बट्टा 10। एगो 0 हो तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 3.6 हो जाएगा, ठीक है। 3.6 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर होगा। जिन जिन बच्चों का 3.6 आंसर आया होगा उन सभी का आंसर सही है। अब चलिए दोस्तों इस सेट की शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि एक 8250 रुपये की धनराशि से 5 वर्ष में 2475 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितनी है। तो हमारा मूलधन दिया हुआ है 8250 रुपया और रेट हमसे नहीं दिया हुआ है, हमें टी दिया हुआ है 5 वर्ष और हमारा साधारण ब्याज दिया है 2475 रुपया। ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, रेट पूछा है तो आर बराबर ब्याज गुने 100 बाटा मूलधन गुने समय, इसी से बना सकते हैं। तो 2475 गुने 100 बटा मूलधन 8250 और गुना में समय यानी 5, 0 0 काट लेंगे। ये हमारा 25 से काटिएगा, 25 3 75, 25 3 75, ये हो जाएगा आपका 25 9 225, 22 225, 25 9 225। फिर यहाँ 11 3 33, 11 99, 3 3 9, ऐसे भी दिख रहा था 8 3 24, 25 3 75, लेकिन हम आपको समझने के लिए ऐसे किए हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, रेट बराबर 6% हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में 6% दिया है, यही आपका उत्तर होगा। एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 8250 का रेट में टाइम से गुना करा दीजिए, ब्याज आ जाता है। तो 5 में आर से गुना, आर नहीं दिया है तो आप परसेंट के लिए बट्टा में ब्याज में चेंज हो गया, यही ब्याज 2475 के बराबर। इससे भी आप आर का मान निकालेंगे तो 6% ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दंड आलेख आपके स्क्रीन पे गया होगा, इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। 7 क्रमागत वर्षों Y1 से लेकर Y7 में कुल निर्यात 1000 करोड़ को दर्शाता है, ठीक है। माने 1000 करोड़ टोटल निर्यात है, ठीक है। और Y1 से Y7 तक 7 लगातार वर्ष है। अब वर्ष Y1 से Y7 तक जो है
निर्यात का औसत क्या होगा। तो देखिए निर्यात का औसत बोल दिया ना y1 से y7 तक, तो भाई औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग अब बटा में संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। अब बताइए तो क्या करेंगे, जितने भी वर्ष में ऊपर दिए गए हैं, देखो y1 में 500 है, y2 में 750 है, ऐसे करके सबका मान दिया हुआ है, सबको जोड़ दीजिए और 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबको जोड़कर और इसको भाग दे दीजिए। तो पहला है y1 में 500, फिर है 750, फिर है आपका 1000 और 1200 है, फिर आपका 1100 है, फिर 900 है और फिर 1300 है। इन सभी को जोड़ के और किससे भाग देंगे, 2 4 6 7 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा आपका औसत आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अब हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, दिमाग लगे, 5 ऐसे करते हैं, ये है आपका 1300 9 2200 22 23 10 33 2 35 10 45 10 10 5500 7 62 6700 50 हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा 7 7 9 63 4 45 7 42 3 30 7 28 2 बचा, पॉइंट देंगे तो 20 7 14 6 7 8 56 964.28, ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों, 964.28। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय वेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। शंकु का आयतन बेलन का आयतन बराबर होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बेलन का जो आयतन होता है मेरे भाई वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से पढ़िएगा, मेन लैंग्वेज को समझना होता है। बोला है ना कि लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई, तो जिसकी बोला है ना वो नजदीक वाला, जिसकी के जस्ट नजदीक में किसका नाम लिया है, बेलन का, तब बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी बेलन का ऊंचाई हमारा 27 दिया हुआ है और उसके आधार का व्यास दिया है 30। अब व्यास दिया है 30 तो त्रिज्या हो जाता है 15, तो ये दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पाई के पाई ही रहेगा और ये दोनों बराबर है तो यहाँ भी बराबर लिखेंगे। अब देखिए यदि शंकु की ऊंचाई दिया है आपका 25 तो यहाँ डाल देंगे 25 और 1/3 पाई तो ठीक है, आर का मान आपसे पूछा है क्योंकि बोला है कि व्यास बताइए, तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास इसका डबल होता है तो डबल कर लेंगे, हो गया अपना काम। ठीक है, अब यहीं पे मान पुट कर दीजिए। अब बन गया, पुट कर दिए, बन गया। ये पाई से पाई काट लीजिए और ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 15 गुने 15 गुने 27, ये 2 बार लिखेंगे और ये 3 भी गुना में जाएगा। ठीक है, और ये 25 नीचे आ जाएगा। अब आराम से 5 5 25, 5 दिया 15, 5 दिया 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर 3 3 की 9 27 गुने 27 हो जाएगा। आर बराबर 2 गो 27 के बदले 1 गो 27 बाहर आ जाएगा क्योंकि 27 गुने 27 ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 2 27 के बदले 1 27 बाहर हो जाएगा। हो गया, तो सॉरी ये आर बराबर 27 आया तो व्यास ने आपसे पूछा है, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुने आर, यानी कि 2 गुने 27, 27 दूनी 54 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। 54 आपके ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में है। देखिए 27 भी है, गलती मत कर दीजिएगा ध्यान से। आर बराबर 27 आ गया था, व्यास पूछा है, यहाँ डबल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेलन शंकु का आयतन बराबर कीजिए, जिसका आर दिया है उसका आर पुट करिए, एच पुट करिए, इसका एच पुट करिए, आर का मान इधर उधर करके काट के निकाल दीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेचता है कोई और शेष वस्तुएं 25% की हानि पर बेचता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि कुल हानि प्रतिशत कि 100 वस्तु में से 25 वस्तु को 25% लाभ पर, तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे जानते हैं, 100 वस्तुएं है ना, हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ परसेंट, तो क्रयमूल जरूरी है और विक्रयमूल जरूरी है। यहाँ पे हमारा ना क्रयमूल दिया हुआ है और न ही विक्रयमूल। अब बस ये 100 गो वस्तु दिया है, क्रयमूल पूछ नहीं रहा है तो हम अपना से मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक का क्रयमूल जो है ना वह 100 रुपया। अब बताओ 100 गो वस्तु है तो 100 गो वस्तु का क्रयमूल जो है सीपी, कुल सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 100 करेंगे, हो जाएगा हमारा 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया में टोटली खरीदा और बेचा कितना में, तो 25 गो वस्तु में से जो है ना कुल विक्रयमूल पहले निकाले, क्योंकि कुल क्रयमूल कुल खरीदे कितना में या कुल बेचे कितना में ये पता चलेगा तभी ना लाभ हानि आएगा। तो खरीदारी तो मैंने पता कर लिया कि 100 प्रत्येक का 100 रुपया है तो 100 गो का 10,000 हो गया। अब वो में से 25 गो को 25% लाभ पे बेच रहा है, तो 25 वस्तु को अगर 25% लाभ यानी 100 पर 25% लाभ माने 125 रुपये को बेच रहा है, तो 25 गो का दाम कितना होगा, तो 25 गुने 125 प्लस शेष वस्तु बचा 75 गो। अब 75 गो को
25% की हानि पर बेच रहा है, यानी 100 से 25% हानि माने 75 रुपये बेच रहा है, तो ये को का दाम 75, तो 75 को का दाम कितना हो जाएगा 75 गुने 75। ये हो गया हमारा टोटल विक्रय मूल्य। अब टोटल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो है देखिए 75 गुने 75 करेंगे तब 75 का स्क्वायर करना है, लास्ट में 5 किसी का हो ना तो स्क्वायर करते हैं तो 25 लिखते हैं, और 7 में एगो बढ़ा कर गुना करते हैं तो 7 बटे 56 25, यानी इसको तो हम आसानी से गुना कर लिए। अब इसको करेंगे 25 25 125 के 5 हासिल 12, अब 25 12 यहाँ 312 हो जाएगा, यानी 3125 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए 500 3 800 6 1 750, यानी कि 8,750 रुपया हो जाएगा। अब बताओ खरीदा 10,000 में, अब बेच रहा है 8,750 रुपये में, तो कुल हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि अब बटा में क्रय मूल्य गुना में हो जाएगा 100। अब आप ही बताओ हानि कितना का हो रहा है, तो 1250 रुपये की हो रही है, क्योंकि 10,000 में से 87,500 घटाएंगे 1250 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा होता है कितना 10,000, गुना में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 1 जीरो है तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 12.5%, यही आपका आंसर हो जाएगा 12.5%। 12.5% आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को ना 100 मानकर बना लेना। लाभ हानि परसेंट पूछेगा, और लाभ या हानि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य पे आता है। क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपये मान के वो टोटल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, और टोटल का विक्रय मूल्य लाभ हानि निकाल लेंगे, जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। तो इस तरह का कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 मिस्त्री एक बाइक को 56 दिन में मरम्मत करता है, तो कितने दिनों में 32 मिस्त्री उस कार्य को करेगा। देखिए मेरे भाई 40 मिस्त्री यानी 40 आदमी किसी काम को 56 दिन में, तो आप पहले ऐसे डाटा तैयार करिएगा 40 आदमी किसी काम को 56 दिन में, तो बताना है कि 32 मिस्त्री उस कार्य को कितने दिन में, 32 मिस्त्री उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऐसे 2 डाटा तैयार कर लीजिए इस तरह के प्रश्न में, टाइम एंड वर्क में। अब वर्क नीचे, ये वर्क नीचे बाकी सब गुना में, फिर बराबर कर लीजिएगा, फिर वर्क नीचे बाकी सब गुना में, यानी 32 गुना क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बस बना लीजिए, x का मान निकलिए, आ गया आंसर। तो 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 4 दहा 40, 7 दहा 70 दिन में जो है यह 32 आदमी उस काम को कर लेंगे। 70 दिन जो है ऑप्शन नंबर डी में है, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्या होगा, औसत पूछ रहा है। तो औसत दिया हुआ है, x का मान पूछ रहा है, यानी कि ये छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, इसी में बना देते हैं हम आपको। दिया हुआ है कि 23, 27, 29 और 36 और 47 और x का औसत दे दिया है। हमारा औसत दिया हुआ है कितना 35। तो जब भी औसत दे दे और x का मान पूछे तो औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, तो हम सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न में सबको जोड़ लेंगे। कितने संख्या है, 2 4 6 गो संख्या है। ठीक है, अब 6 से इसमें क्या कर लेंगे, भाग, तो ये हो गया औसत में चेंज। अब वही औसत आपका 35 के बराबर दिया हुआ है, तो 35 कर लेंगे। बस अब x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इससे गुना पहले करिए, तो 35 गुने 6 हो जाएगा। हाई सबको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 और 9 19 6 25, 25 और 7 जो हो जाएगा 32 के 2 हासिल 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12 2 14 और 2 16 162। अब प्लस में x बराबर 6 गुने 35। अब हो जाएगा हमारा कि 6 35 के 0 हासिल 3 36 18 3 21 210, और ये x बराबर है उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 162 है 8 70 चलिए 48 आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 48 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रश्न था, इसलिए हमने इसी में छोटे से जगह में बना दिया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि अगर समझने में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अच्छा भी लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि आप लोग बताइएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है बच्चों को, क्योंकि सामने तो है नहीं आप लोग कि हम समझ पाएँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब अगला प्रश्न है, नल के एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और नल एल उस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तो कितने घंटों में नल के और एल एक साथ उस टंकी को भरेगा। तो नल के
एक टंकी को 8 घंटे में भरेगा और नल एल जो है 20 घंटे में भरता है, और दोनों मिल के उस टंकी को कितना देर में भरेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो x इंटू वाई और x प्लस वाई कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ये तो 8 गुने 20, 20 है 8, 28, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 40/7 घंटे में यह जो है भर देगा। तो 40/7 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। या आप एक और तरीके से कर सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 8 20 का एलसीएम 40, प्रत्येक से भाग लगाइए, 8 5 40, फिर प्लस जोड़ना है तो 20 दूनी 40, 40/5 2 7, यानी कि इतने घंटे में भर देगा। ये भी तरीका है एक, ठीक है। तो 2 के लिए ये भी ठीक है, और ये तो 2 से अधिक के लिए भी है। अगर 3 भी रहे तो आराम से एलसीएम निकल के बना सकते हैं, 4 भी हो, कितना भी हो, तो वहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। इसके लिए फिर बदलना पड़ेगा तकनीक को या मेथड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, दूसरे वस्तु का लागत मूल्य 960 है। यदि पहले वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है तो कुल हानि क्या है। फिर आ गया प्रश्न एक हानि का। देखो मेरे भाई, हानि आपसे पूछे ना तो पहले हमको क्रय मूल्य जरूरी है और विक्रय मूल्य जरूरी है। ऐसे भी लॉजिकल सोचिए, आपको घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है ये पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम खरीदे कितना में और बेचे उसको कितना में, ये टोटल पता होना जरूरी है। वो भी टोटल खरीदे कितना में और टोटल बेचे कितना में, जितना खरीदे और टोटल बेचा जाए तब जाकर लाभ या हानि आएगा। यानी लाभ और हानि के लिए क्या क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। तो हम लोग आराम से पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और टोटल विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य एगो का 960 दिया हुआ है, ठीक है। तो एगो का विक्रय मूल्य हमारा 960 रुपया है, ठीक है। और दूसरे वस्तु का लागत मूल्य हमारा है 960 रुपया। तो दूसरे का अगर लागत मूल्य 960 रुपया है और उस पर पहले वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि। अब बताओ, इस पर दूसरे पर, ये दूसरा वस्तु है, इस पर 20% हानि होता है और इस पर जो है वह 20% का लाभ होता है। तो पहले कुल जो है ना क्रय मूल्य पता करो। अब बताओ, ये 960 कुल क्रय मूल्य अगर पता करना है तो पहले इसका खरीदारी पता करो, पहले इसका खरीदारी पता करो। तो बताओ 960 रुपये में बेचा, फायदा हो गया, तो 20% फायदा का मान, 20% का मान 1/5 होता है। फायदा बोलेगा तो इसमें जोड़ लेना, 6/5 हो जाएगा। अब आप ही बताओ कि 960 रुपये में बेचा, फायदा हो गया, यानी खरीदा होगा 960 से कम में खरीदा होगा, तो इन दोनों में कम वाला ऊपर कर लेना। जो आपका मन का है ना कि कम में, तो कम वाला ऊपर, मन का दिया ज़्यादा में तो ज़्यादा वाला ऊपर। तो अभी कम में खरीदा होगा तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। 6 से 16 छके 96, 16 पचे 80, 800 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य आ गया। इसका तो क्रय मूल्य पता ही है, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य पता है, लेकिन इसका विक्रय मूल्य पता चलेगा तभी हम फिर लाभ हानि निकाल पाएंगे। तो इसका अभी विक्रय मूल्य निकालो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, तो 960 रुपये में 20% का मान पहले 1/5 और हानि का मान होगा आपका 4/5। फिर इसी में से आपका मन कहेगा ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा ऊपर, कम लाना है तो कम ऊपर करेंगे। अब बताओ, अब सोचो अपने मन से, 960 में खरीदा तो और वो घाटा लग रहा है, 960 में खरीदा और घाटे पे बेच रहा है। तो बताओ घाटे में बेचेगा तो वह कितना में बेचेगा, और 960 से क्या होगा, और उसे हानि कमाना है तो 960 से कम में बेचेगा। कम में बेचेगा तो कम वाला ऊपर हो जाएगा, 4/5। 960 में खरीदा और घाटा पर बेचना चाह रहा है, तो घाटे पर जब बेचेगा तो और कम में बेचेगा। फायदा कमाना होता तो ज़्यादा में बेचता, तो यहाँ पे घाटे पे बेच रहा है, कम में, कम वाला ऊपर। 5 से करेंगे, आपका हो जाएगा 19 पचे 95, 1 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 19 चौक 76, 768 रुपया जो है इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको आराम से हानि और लाभ पता कर सकते हैं। बोलिए, अब विक्रय मूल्य दोनों का पता चल गया और दोनों का क्रय मूल्य भी पता चल गया। बताओ तो कि कुल क्रय मूल्य जो है, कुल सीपी कितना हो जाएगा। तो एक वो तो खरीदा है 800 रुपया में और दूसरा खरीदा है हमारा 960 रुपया में। तो 9 × 8 1760 रुपया इसका खरीदारी आ गया। अब कुल बेचा कितना में, ये देखो, तो कुल बेचा कितना में, तो पहले का विक्रय मूल्य है 960 और दूसरे का विक्रय मूल्य हमारा 768 है। तो जोड़ लेंगे, 808, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 7 16, 1728 रुपये में बेच दिया। अब देखो, हानि प्रतिशत पूछता था तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100 करके बनाते, लेकिन यहाँ पे बोला है ना कि सिर्फ हानि बताइए, ठीक है, कि कितना का हानि हुआ बस। तो हानि कितना का हुआ बस घटा के खाली लिख देना है। बताओ, खरीदा 1760 में टोटल और टोटल बेचा 1728 में, घाटा कितना लगा, तो घटा लेंगे, कितना जितना कम में बेचा होगा उतने घाटा लगा। तो 28 2 30 30 और 32 रुपये का जो है ना वो हानि होगा उसको, ठीक है। तो 32 रुपये की हानि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो की शुरुआत
हम जिस क्वेश्चन से करेंगे वो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ मैं दूसरे वीडियो की, इस सेट के दूसरे वीडियो की शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन है, नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरी 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, तो नीरज का पूरे यात्रा का औसत गति क्या होगा? ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जवाब सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।